हेलो दोस्तों, माई सेल्फ कुलदीप चांगड़ा एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स। ये जो हम फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं ये हम अपने पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। तो ये जो हमारा सफ़र है, इस सफ़र में हमारा पहला कदम जो होगा, सबसे पहले देखो कोई भी सब्जेक्ट जब हम शुरुआत करते हैं वी मस्ट नो ये सब्जेक्ट है क्या, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या जानना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शब्द से ही शुरुआत करते हैं हम हमारे फिजिक्स से। फिजिक्स आखिर बोलते किसको हैं? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये हमारी किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। और साइंस का मतलब क्या होता है? देखो, साइंस मीन्स टू नो, जानना। किसको जानना? दुनिया को जानना। टू नो अबाउट दी फिनोमिना, जो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जैसे कि हवा चल रही होती है, ठीक है, रेनबो बनता है हमारे नेचर में, हमारी अर्थ कैसे बनी हुई है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, हमारी अर्थ घूमती कैसे है सन के चारों तरफ, एंड मोर ओवर जो हमारी यूनिवर्स में सन हमें दिखाई दे रहा है या अदर स्टार्स जो हमें दिखाई देते हैं। तो आपने स्टार्टिंग से 10th क्लास तक साइंस के बारे में पढ़ते आए हैं। साइंस में ये सब चीज़ें भी हैं, लेकिन साइंस की अदर ब्रांचेज जैसे कि बायोलॉजिकल इसमें पार्ट आया था, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स जो हम हैं उनके अंदर लाइफ, उनके प्रोसेसेस कैसे रन होते हैं, एंड मोर ओवर अदर एनिमल्स कैसे अपने आप को जिंदा रख पाते हैं, एंड मोर ओवर जो ट्रीज, प्लांट्स एक्सेट्रा एवरीथिंग एल्स जो भी लिविंग है दैट इज स्टडीड इन बायोलॉजी। और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में लाइक केमिकल्स, ठीक है, जो भी केमिकल एक दूसरे से, केमिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली एटॉमिक और मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ही हम केमिस्ट्री में केमिकल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका जितने एलिमेंट्स हैं, कार्बन हो गया, कार्बन से फर्दर आपके जो कंपाउंड्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे बनते हैं कार्बन बेस्ड पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो हमारी फिजिक्स के लिए भी क्या बच गया? ये वाली चीज़ें, जो चीज़ें कैसी हैं? फिजिकल। फिजिकल का मतलब जिनको फिजिकली भौतिक स्तर पे परसीव किया जा सकता है, ठीक है। फिजिकल का मतलब क्या था? आपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ी होगी कि जिसमें आपकी बॉडी की मूवमेंट कैसी है, ठीक है, आप अपनी बॉडी को हेल्दी कैसे रख सकते हो, ठीक है, आपकी मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, तो वो आपकी फिजिकल एजुकेशन हो गई। और फिजिक्स में ये जो फिजिकल चीज़ें, यानी जैसे विंड है, विंड को आप महसूस कर सकते हो, एटलीस्ट विंड कैन बी परसीव्ड। जब आप पे एक फोर्स लगता है, विंड जब चलती है, जब आपको पुश करती है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। जब आप पे धक्का लगाएगी, रेनबो आपको फिजिकली दिखता है कि नहीं दिखता है? और अर्थ जिसके ऊपर आप रहते हो, जमीन तो एटलीस्ट आपको दिखाई दे रही है, आप परसीव कर ही सकते हो। सन, सूरज जो है वो भी आपको दिखाई देता है, स्टार्स भी आपको दिखाई देते हैं। अब बोलोगे सर फिजिक्स में कई चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, एटम नहीं दिखाई देते हैं। यस, वो भी चीज़ें हैं, लेकिन फिजिकल का मतलब क्या होता है कि आप जिनको भौतिक तौर पे देख सकते हो, मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं। और फिजिक्स में हम इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि विंड्स, रेनबो, अर्थ, सन एंड सोन्स, और नेचर के जो फिनोमिना है, नेचर में जो कुछ भी घटित हो रहा है उनका बेसिक रीजन क्या है, हाउ डू दे हैपन। और इनका आपस में कई बार ऑब्जर्व करने के बाद, जैसे हमने ग्रेविटेशनल लॉ आपने 9th क्लास में पढ़ा, तो हमने क्या किया कि बहुत जो न्यूटन थे, न्यूटन ने क्या किया कि बहुत सालों तक ऑब्जर्व किया कि चीज़ें कैसे गिरती है। अगर एक चीज़ ऐसे सीधा नीचे गिर रही है तो सीधा जा रही है, अगर क्या इसके नीचे गिरने में इसका साइड में कोई कंपोनेंट होता है? यस, हो सकता है। अगर आप इस बॉल को ऐसे फेंको, अगर ऐसे फेंकते हो तो साइड में एक कंपोनेंट इधर भी जाएगा, और अगर इतना जोर से फेंकते हैं कि अर्थ को छोड़ के चली जाए, जैसे कि मान लो एक चीज़ ऐसे यहाँ पे, अब ये सीधा नीचे गिर रही है, आ गई, लेकिन अगर इसका एक साइड कंपोनेंट आप इसको अगर इधर फेंकते हैं तो ये ऐसे जाएगी,
अगर आप थोड़ा और जोर से फेंको तो ऐसे जाएगी। मे भी आप इतना जोर से फेंक दो कि ये पूरी अर्थ के चारों तरफ घूमने लग जाए ऐसे। यही हम क्या करते हैं सैटेलाइट्स की यूज में करते हैं। सैटेलाइट को हम इतना जोर से फेंकते हैं, या आप कह सकते हो पहले ऊपर भेजते हैं फिर साइड में ऐसे कर देते हैं ताकि वो अर्थ के चारों तरफ घूमती रहे। ठीक है, तो इस टाइप के जो फिनोमिना हैं ग्रेविटी, फर्स्ट फोर्स हो गया हमारा ग्रेविटी, इस टाइप की जो चीजें हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। तो इसमें अब फिजिक्स में एक चीज आएगी जो नहीं आपके साथ, फिजिक्स में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट चीज जो पढ़ते हैं दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज देखो क्या, यस, फिजिकल क्वांटिटीज वो चीजें हैं जो कि आप मेजर कर सकते हो, जिनको आप मेजर कर सकते हो। जैसे कि अब ये पेन है, इस पेन की लंबाई को आप नाप सकते हो, इजीली नाप सकते हो। ठीक है, आपने कोई मीटर स्टिक लिया, आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो क्वांटिटीज हैं, दोज क्वांटिटीज which can be measured, जिनको आप मेजर कर सकते हैं and help us to explain the laws of nature, और जो प्रकृति के नियमों को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब जैसे लेंथ है, लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं। मास है, मास को आप मेजर कर सकते हैं। आपने एक वेइंग मशीन लिया और वेइंग मशीन के थ्रू आप इजीली बता सकते हैं कि किसी चीज का मास कितना होगा। यस, इसके बाद टाइम है, आपने एक स्टॉप वॉच ली या वॉच ली, नॉर्मली आप टाइम बता सकते हो। ठीक है, मे बी यूजिंग अ स्टॉप वॉच आप बता सकते हो। लेंथ, आप कोई मीटर स्टिक या मीटर स्केल ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका जैसे वेलोसिटी है या स्पीड है, तो वेलोसिटी को आप अपने इससे बताते हो, स्पीडोमीटर से बताते हैं। हमारी बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा होता है उससे हम बता सकते हैं कि हमारी बाइक या हमारी कार कितनी स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो दिस कैन ऑल्सो बी मेजर। इसके बाद आपने एक क्वांटिटी सुनी होगी मोमेंटम, मोमेंटम को भी हम मेजर कर सकते हैं। क्या करें हम, ऑब्जेक्ट का मास हमें पता हो और वेलोसिटी हमने मेजर कर ली, तो मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके उसको भी हम इजीली बता सकते हैं। तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, यहाँ पे लिखना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब इन फिजिकल क्वांटिटीज के आगे दो टाइप्स हैं, कुछ हैं फंडामेंटल और कुछ हैं डिराइव्ड। फंडामेंटल कौन सी है और डिराइव्ड कौन सी है? और फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज हैं जो दूसरी किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो अपना खुद का एक सोल एग्जिस्टेंस होता है उनका, बिना किसी दूसरी क्वांटिटी के। ठीक है, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, दोस which do not depend on, which doesn't depend on others, दूसरों पे डिपेंड नहीं करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। और इनकी एक खूबसूरती ये भी है, देखो अगर ये फंडामेंटल हैं, इनके टर्म्स में बाकी आप सभी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तभी इनको हम फंडामेंटल मानते हैं। और देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन आवर फिजिक्स। सात ही फंडामेंटल है हमारे पास, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट,
टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर भी कह सकते हो आप इसको, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हम करेंगे डिस्कस ज़्यादा, एक मिनट पहले लिख लेते हैं। 7 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, साथ हो गई हमारी मास। अभी वैसे हम डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन असल में आप कई सारी बुक्स में अच्छे से पढ़ना तो आपको थोड़ा पता लगेगा कि ये जो फंडामेंटल है जो हमें इजी लगती है, हम बोल देते हैं कि इनको डिफाइन करना बड़ा आसान है, लेकिन इन रियलिटी इनको डिफाइन करना सबसे मुश्किल चीज़ है। मास, लेंथ एंड टाइम। हम बोल देते हैं कि मास को डिफाइन किया जा सकता है कि इतना किलो है, ये उसकी डेफिनेशन नहीं हुई। ये हमने मास को एक कन्वीनियंटली एक सिंबल ले लिया कि हमने मान लो एक तरीके से इसको कंपेयर कर लिया कि ये मान लो 1 किलो का है, तो इससे 1 किलो से हमने ये 1 किलो और बराबर होंगे, तो हमने 1 किलो इसको भी मान लिया। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होगी मास की, इसको डिफाइन करना रियली बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। इसीलिए आप इसके डेफिनेशन के चक्कर में मत जाओ। सिर्फ एक इतना आपको पता होना चाहिए कि मास का मतलब क्या है। कि मास का मतलब एक स्टैंडर्ड हमने मान लिया कि 1 किलो है या 1 ग्राम है, उसके कंपैरिजन में हमने इसको कंपेयर कर लिया। यानी अमाउंट, इसमें मैटर का कितना अमाउंट है, मैटर जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा मास उतना ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट का बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो आप जब छोटे थे, बच्चे थे, उस टाइम आप मुश्किल से 1-2 किलो 3 किलो के रहेंगे, ठीक है। आज आप इतने बड़े हो गए, आपके अंदर मैटर जो था पहले सिर्फ 3 ही किलो था। जैसे जैसे आप खाते गए कुछ मैटर आपके अंदर सेव होता गया और कुछ आपने एक्सक्रीट आउट कर दिया। रेगुलरली करते हैं, हम खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं लेकिन एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, तो जो बचता है हमारे अंदर वो हमारा मास बढ़ता जाएगा, समझ में आई। तो जितना मैटर हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मास। तो इसको ये हमने स्टैंडर्ड मान लिया क्या, किलोग्राम, कि हम किलोग्राम को हम अपना स्टैंडर्ड मानते हैं मेजर करने के लिए। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1/299,792,458 of a second। एक सेकंड के इतने भाग में, यानी इतने हिस्से में जो लाइट ट्रेवल करती है डिस्टेंस को, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर। और ये स्टैंडर्ड है, बिकॉज ये हम क्यों मानते हैं, बिकॉज लाइट की स्पीड जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट, लाइट की स्पीड कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। लाइट, आप दुनिया बदल जाए लेकिन लाइट की स्पीड नहीं बदलेगी कभी भी। नेक्स्ट टाइम, टाइम की जो यूनिट होती है दैट इज सेकेंड। इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। जो आपका सीजियम एलिमेंट होता है वो जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तब वो 1 सेकेंड में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रांजिशंस करेगा फ्रॉम इट्स लोअर शेल टू अपर शेल, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड। और ये जो नंबर है, आई थिंक, लेट मी चेक, the transitions it's 9192631770, this much transitions of cesium from its lower shell to upper shell in, वो जो टाइम लगेगा वो आपका क्या होता है, 1 सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और इसका जो स्टैंडर्ड हम मानेंगे 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर को हम चार्ज के टर्म्स में नहीं डिफाइन करते हैं, सही है। इसको चलो इसको हम बाद में बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का जो चैप्टर आएगा हमारा उसमें बात करेंगे। 2 वायर्स में जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है तो उनमें कुछ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स बनता है, उसी को हम 1 एम्पियर बोलते हैं। तो इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, केल्विन। क्या यूज करते हैं, केल्विन। और ये जो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर,
इसके लिए केल्विन हम इसलिए यूज करते हैं, आपने दो टेम्परेचर स्केल्स और भी सुने होंगे, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। अब आपने सुना होगा कि इसमें कई बार सुनते हो आप, अगर न्यूज़ सुनी होगी आपने कि फला कश्मीर में -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आज, ठीक है, लद्दाख में आज -73 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, साइबेरिया में आज -133 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये माइनस में भी जा सकता है टेम्परेचर, क्योंकि हम जो जीरो मानते हैं इस केस में वो होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब वाटर फ्रीज हो जाता है जब, उसके बाद भी टेम्परेचर नीचे पॉसिबल होता है, इसके केस में भी पॉसिबल है, लेकिन इसके केस में पॉसिबल नहीं होता है। इसमें जीरो जो होता है उससे नेगेटिव नंबर आपको कभी नहीं कर सकता केल्विन के अंदर, इसीलिए हम क्या मानते हैं, इसको स्टैंडर्ड मानते हैं। इसीलिए टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, केल्विन का। नेक्स्ट इसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये केमिस्ट्री का कंसेप्ट आ गया थोड़ा सा कि मोल्स, आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे थोड़े मोल्स वगैरह, एक मोल जो सब्सटेंस होता है वो कितना होता है। एक मोल सब्सटेंस का मतलब होता है कि एवोगैड्रो नंबर जो है हमारा, उसके बराबर आप चाहे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर सकते हो, चाहे प्रोटॉन्स को काउंट कर सकते हो, चाहे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट कर सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर सकते हो। इतने सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स वो हमारे क्या होते हैं, एक मोल होता है। और एवोगैड्रो नंबर आपको पता होगा कितना होता है, 6.02 × 10⁻23, ठीक है। नाउ इसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब जो प्रकाश की तीव्रता होती है। अब देखो कहीं भी आप जहाँ बैठोगे, कमरे में बैठोगे, यहाँ बैठ के भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपके कहीं ना कहीं रूम में एक लाइट का सोर्स जरूर लगा होगा, ठीक है। अब आप उस सोर्स से जितना दूर जाते रहो, जितना, जैसे मान लो ये मेरे पास है कुछ प्लेन सरफेस है, अब मेरे सामने जो बल्ब लगा हुआ है वो उधर लगा हुआ है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे करता हूँ तो इसमें पर यूनिट एरिया, इसमें पर यूनिट एरिया जो इसमें रेडिएशन आ रही है वो क्या होती है, लाइट की इंटेंसिटी। और मैं जब जितना नजदीक जाता जाऊंगा उसके, इसमें पर यूनिट रेडिएशन बढ़ेगी घटेगी, घटेगी तो बढ़ेगी, पीछे आ रहा हूँ घट जाएगी, नजदीक जाऊंगा बढ़ जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ये जनरली हम देखो स्टार्स वगैरह के लिए ज़्यादा मेजर करते हैं। हम जो स्टार है, स्टार्स हमसे बहुत दूर है, इसीलिए उन स्टार्स की हीट या रेडिएशन हमारे तक बहुत कम पहुंच पाती है। सन हमारे सबसे नज़दीकी स्टार है और उससे हमारे रेडिएशन जो पहुंचते हैं सबसे ज़्यादा पहुंचते हैं, क्योंकि मान लो ये हमारा सन है और ये हमारी कुछ अर्थ है इसके कंपैरिजन में। अब यहाँ से जितने भी रेडिएशन आते हैं, मान लो एक प्लेनेट और मानते हैं, यहाँ पे प्लूटो मान लेते हैं छोटा सा। अब प्लूटो पे जो रेडिएशन सन की वजह से पहुंच रहे हैं, क्या बराबर पहुंच रहे होंगे, ऑब्वियसली ये इससे इतना दूर है, इसका सरफेस इतना है, यहाँ से जो सॉलिड एंगल बनेगा यहाँ से बनेगा जो सॉलिड एंगल, क्या सेम होंगे, नहीं होंगे ऑब्वियसली। इसीलिए ये मान लो हमारी अर्थ एक बार के लिए बड़ी कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी को चेक करते हैं कि पर यूनिट सरफेस एरिया हमारी रेडिएशन कितनी आ रही है हमारे तक, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डायमेंशंस की। तो आज के लिए इतना ही।